हेल्पर के ऊपर ना, या मैं अपनी टाइम वहां से शेयर कर सकता ठीक है। हूँ। माशाल्लाह इतनी कम्युनिटी है, मैं सिर्फ 1 मिनट शेयर कर लूँ। 1 सेकंड सिर्फ दीजिएगा नाजरीन, टाइमलाइन कर ले जी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद दाते हैं और सलाम उनके हाल पर। सबसे पहले नाज़रीन इलियास चौधरी एक दफ़ा फिर आपके साथ, और मेरे साथ आज बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं, जिनसे मैंने बेजा मसरूफियत, बेइंतहा मसरूफियत में से वक्त लिया। आज उनकी तबीयत भी खराब थी, पोस्टपोन करना था, लेकिन आज की हमेशा से शफकत रही है। आज भी उन्होंने बहुत किया मेरे पे, और आज हमारे साथ वो मैंने बहुत कुछ खुद सीखा उनसे। मैं मेरी जितनी भी पेड एडवर्टाइजमेंट की है, मैं मेरे उस्ताद है मेरे गूगल पेड में, इसलिए मैंने सेशन भी आज वही लिखा है। वैसे आगे इंशाल्लाह एसयू का भी रखूंगा मैं इनके साथ, लेकिन मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं, उनमें से एक उस्ताद साहब ये है। मेरा इनकी मुलाकात बड़ी पुरानी है, काफी वक्त गुजर गया। जब भी मैंने कभी दरखास्त किसी भी मामले में की है सेशन, तो उन्होंने कभी ना नहीं की, सखावत का मुजाहरा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। पहले कंफर्म करें, आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? जी जी, बेहतरीन है, मेरे पास तो बेहतरीन आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हमेशा बहुत अच्छे अल्फाज से दूसरों को याद रखते हैं, दूसरों के बारे में ज़िक्र करते हैं। अल्लाह आपकी हिम्मत को सलामत रखे। आप खुद भी बहुत अच्छे हैं। आपका जो अल्फाज का चुनाव है वो भी बहुत अच्छा है, और कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी मैं पहले से ही बड़ा मुतासिर हूँ। और जब मेरा फर्स्ट आपसे इंट्रोडक्शन हुआ था, तभी मुझे एहसास हुआ था कि आप एक सेल्स के बंदे हैं, एक सेल्स प्रोफेशन में आपका काम है। अल्लाह आपकी हिम्मत को सलामत रखे। अल्लाह आपका जो काम है वो उसमें आपको पूरा करें, और जो आपके दिली ख्वाहिशात है वो पूरी करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे अल्फाजों में आपने तारुफ कराया। इंसान खुद कुछ है नहीं, वो सब कुछ खुदा की ज़ात है। आपने उसको बल्कि और बढ़ा के पेश कर दिया, तो मैं इसलिए बड़ा मशहूर हूँ आपका। बहुत शुक्रिया। बस अली भाई, मैं सेशन शुरू करता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि गेस्ट जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त नॉलेज देने के लिए आता, तो मैं पूरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको जहमत दूंगा कि आप इसके ऊपर बात करें। हमारा जैसे अली भाई का अपना माशाल्लाह गूगल पार्टनर कंपनी है, बड़े अरसे से लोकल और इंटरनेशनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी, और खुसूसन जो है वो सर्च इंजन मार्केटिंग में, फेसबुक एड, पीपीसी में माशाल्लाह। और इनका अपना माशाल्लाह खानदानी कॉस्मेटिक का अपना मैन्युफैक्चरिंग है वो है माशाल्लाह। लेकिन ये साइट में इनका अपना भी वेंचर है, जो कि आईटी और गूगल पार्टनर कंपनी। तो और उसके अलावा मेंटोरिंग भी करते हैं, इनके कोर्सेज भी माशाल्लाह आते रहते हैं। वैसे तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं, तो माशाल्लाह वैसे तो इनका अपना काम इतना होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की फरमाइश पर फिर साल में जब भी मौका मिलता है इनको, तो ये इनका गूगल पेड का माशाल्लाह एक कोर्स भी होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेशन है, मैंने खुद वो उसी के थ्रू इनसे सीखा हुआ है, और बेहतरीन किस्म का है वो माशाल्लाह। वो बस समझे कि ये एक रोशनी बांटने के लिए करते हैं, हालांकि बस अपना इतनी मसरूफियत होती है कि उनको टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अली रजा भाई को बिला तमीज जो है, मैं चाहूंगा कि वो इसके ऊपर ही टोटल, आज क्योंकि हमारा टॉपिक है पेड मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स, ट्रैफिक लाने के सर ऑर्गेनिक और पेड दोनों ही वे हैं। तो आज मैं आपसे सिर्फ पेड में जो जो वे से ई कॉमर्स के, एक्सक्लूसिवली आपका ई कॉमर्स का भी तजर्बा है माशाल्लाह, तो ई कॉमर्स के ऊपर पेड वे से कौन कौन वे से लाई जा सकती है, कितना पोटेंशियल और क्या बेनिफिशियल हो सकता है, एक्सक्लूसिवली गूगल शॉपिंग के ऊपर भी जिक्र करें। अली भाई, ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा ई कॉमर्स स्टोर शुरू करता है, जब भी कोई न्यू वेबसाइट आती है, तो आप सबको पता है कि एसईओ में टाइम लगता है, और फ्रॉम द डे वन आपको वो ट्रैफिक नहीं मिलती जो कि आपको एक ऑप्टिमाइज साइट, जो कि एक एवरेजली 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद मिलना शुरू होती है। ऐसा ही है कि एसईओ में इतना टाइम लगता है, इतनी देर बाद मिलता है। पीपीसी का या पेड मार्केटिंग का एडवांटेज जो होता है कि आप फ़ौरन
ऑन द स्पॉट आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं और ट्रैफिक ले सकते हैं। मगर सबसे बड़ा मैं आपको एक पीपीसी का या पेड मार्केटिंग का बेनिफिट मैं आपको एसईओ में बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आप अगर अपनी ई-कॉमर्स साइट की एसईओ भी करना चाहते हैं, तो आप श्योर नहीं होते कि आप किन कीवर्ड्स को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं। अब फॉर इंस्टेंस आपने एक प्रोडक्ट को टारगेट करना शुरू किया, जब तक वो आपकी रैंक हुई तब तक वो प्रोडक्ट ही आउटडेट हो गई। एक आईफ़ोन को आपने टारगेट किया एक्स को, वो जब तक रैंक हुआ आईफ़ोन एक्सएस आ गया, वो आपका एक ह्यूज लॉस हो गया। अच्छा, एक ये सेगमेंट है। एक और सेगमेंट है कि फॉर इंस्टेंस आपने एक एवरग्रीन प्रोडक्ट पकड़ लिए, फॉर इंस्टेंस आपने कोई किचन की आप कोई आइटम है जो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, एवरग्रीन आइटम है। अब आप श्योर नहीं है कि ये चारों में से कौन सी सेल होगी, किसके ऊपर हम एसईओ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है पेड मार्केटिंग का कि आप चारों पे ऐड चला के देखें कि चारों में से बेहतर कौन सी कन्वर्ट हो रही है। आपको पता चले ये मेरी बेहतर हो रही है, तो बजाय आप चारों की एसईओ करने के आप सिर्फ उसी एक की एसईओ करें जिसमें आपको सेलें अच्छी मिल रही हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट और बड़ा अच्छा बेनिफिट है पेड मार्केटिंग का कि जो फिगर्स आपके पास 2 साल बाद आनी है वो आपको फौरन मिल सकती हैं। बड़ा फॉरमोस्ट बेनिफिट है। सेकंड जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि विजिटर जो है वो फर्स्ट विजिट पे कन्वर्ट नहीं होता, और यूजुअली ऑर्गेनिक ट्रैफिक को सम टाइम हम सीरियसली नहीं लेते। यूजर को बार बार ऐड दिखानी पड़ती है, विजिट करवाना पड़ता है, फिर जाके वो कन्वर्ट होता है। तो पेड मार्केटिंग प्लेज अ ह्यूज रोल। देखिए हमने बड़ी जगह पे देखा है कि एक तो सेकंड रिमेम्बरेंस होती है ना, या तो अगर वो फर्स्ट रिमेम्बरेंस आपकी पेड ऐड की हो, सेकंड आपको सोशल मीडिया पे मिले, या सोशल मीडिया पे पहले देखा हो किसी ने, क्लिक किया, फिर बाद में उसी की रीमार्केटिंग ऐड चले और वो बंदे के हाँ ये तो मैंने देखी थी, तो वो अगला बंदा बड़ा लाइकली होता है लेने के लिए, बड़ा लाइकली कन्विंस होता है कि हाँ लेने। अक्सर ऐसा होता होगा, आप सबके साथ भी होता है, आप दराज पे या अमेजोन पे इवन कोई प्रोडक्ट्स देखते हैं, पसंद करते हैं, और बाद में फिर उसी से रेलिवेंट आपको एड्स नजर आती हैं। दिस इज रीमार्केटिंग, ये भी पेड मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। बट अगेन वो कंज्यूमर को समझ रहे होते हैं कि कंज्यूमर के जहन में क्या चल रहा है, क्या है, फिर उसी से रेलिवेंट उसको एड्स दिखाना शुरू कर देते हैं। अब तो आपने इवन और भी सुना होगा कि लोगों ने मैं वो कल अपने फेसबुक पे पढ़ा था, एक बंदा कहते मैंने ग्री का एसी लिया, मैंने किसी को बताया भी नहीं, अब जब से मैंने लिया मुझे ग्री की एड्स ही नजर आ रही है मेरे फेसबुक पे। तो दिस इज हाउ इंटेलिजेंस वर्क्स। और इसके साथ आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि कस्टमर जो चीज सोच रहा है उसी को टारगेट करके उसी को मार्केट करें। दीज आर वेरी फ्यू एडवांटेजेस जो पेड मार्केट के साथ। अगेन हमें ये जरूर समझना चाहिए कि हमें अपना यूजर एक्सपीरियंस कैसे ऑप्टिमाइज करना है, सिंस वी आर पेइंग फॉर ईच विजिटर टू लैंड ऑन आवर वेबसाइट। तो हमें मैक्सिमम अपना यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज करना है। देखिए हर विजिटर के पीछे आपके पैसे लग रहे हैं। अब जहां तक डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, मैं बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर कहता होता हूँ कि जब भी आप पेड मार्केटिंग में जाएं और पेड मार्केटिंग करें, तो नंबर वन बात है विजिटर आपका वेस्ट होने से कैसे आपने बचाना है, उसके ऊपर काम बहुत जरूरी है। और ऐसा होता है कि विजिटर इज मोर लाइकली टू गेट वेस्टेड। आप उसके लिए क्या करते हैं, मैं उनको नंबर वन कहता हूँ कि आप अपने पास ईमेल लिस्ट बिल्ड करें। दूसरी चीज बड़ा अच्छा है नोटिफिकेशन। अब तो क्रोम में नोटिफिकेशन की एक ऑप्शन आती है कि जब भी कोई न्यू पोस्ट न्यू प्रोडक्ट आए तो उसको नोटिफिकेशन चला जाए कि स्टोर की ये न्यू आइटम आई है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, या बुक मार्किंग या लिस्ट बिल्डिंग, या उनको सोशल मीडिया पेजेस पे कनेक्ट किया जाए। देखिए विजिटर लाजमी नहीं पहली दफा में कन्वर्ट हो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी कोई चीज लेनी होगी तो मैं दोस्तों से मशवरा करूंगा, मैं जाके करूँ, मतलब दोस्तों से देखूंगा, रिसर्च करूंगा, फिर जाके लूंगा। तो इस ऑल प्रोसेस में कहीं ऐसा ना हो कि विजिटर मेरी वजह से आईफोन लेने में इंटरेस्टेड हुआ बट इवेंचुअली उसने ले किसी और से लिया। तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान करना है कि हमारा विजिटर जो हम पेड से लेके आ रहे हैं कहीं हमारा वेस्ट ना हो जाए। तो ये बड़े डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि कीवर्ड की साइकिल को भी देखें कि जो कीवर्ड है उसमें कंज्यूमर के बाइंग साइकिल क्या है जब वो सर्च कर रहा है, तो उसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो बिल्कुल बिगिनर है तो वो आएगा जरूर, पढ़ेगा भी आपकी वेबसाइट पे, और आपको बाउंस रेट भी कम देगा और आपको लगेगा बड़ा अच्छा विजिटर है, मगर वो कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी बाइंग स्टेज नहीं हाई, कंज्यूमर कंज्यूमर अभी अवेयरनेस के बारे में प्रोडक्ट को जान रहा है। तो ये बड़े डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जहाँ से विजिटर गुजरता है, फिर उसके बाद एक फाइनल परचेज होती है। और परचेज से पहले अच्छा हमारा ये भी तो काम है ना कि एक परचेज के बाद हमने उससे मल्टीपल परचेजेस करवानी है। तो ये सारे सेगमेंट के लिए हमें विजिटर रिटेन करने का भी बड़ा काम करना पड़ता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइकिल। पेड
इज अ पार्ट ऑफ अ साइकिल। जहां पे हम डिफरेंट चैनल्स यूज कर रहे हैं वहीं पे ये इंपॉर्टेंट एक जरूर चैनल है, मगर अगेन दिस इज योर पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। भाई आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है मुझे। चलिए भाई, बड़ा जबरदस्त बड़ा टेक्निकली आपने प्राइस किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा पेड मार्केटिंग में एक्सक्लूसिवली, जैसे आप गूगल पार्टनर भी और आपने बहुत सारी कंपेन्स की, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि मेरी तरह बिल्कुल ही लाभरत आदमी है, वो उसने एक स्टोर बनवा लिया और एक्सक्लूसिवली उसको वो यूएस मार्केट में या इंग्लैंड में टीयर 1 कंट्रीज में प्रमोट करना चाहता है। एक पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है फर्ज करें कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हैं यहाँ से, सियालकोट से, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से या लाहौर से। अब वो एक स्टोर बना लिया। अब उस पहले तो थोड़ा सा जरा स्ट्रेटेजाइज कि वो क्या स्ट्रेट, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी भी होती है और स्टूडेंट्स बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे होते हैं। एक स्ट्रेटेजाइज क्या हो सकता है एक नए स्टोर का? जैसे आपने सारी टेक्निकल बयान किया, लेकिन उसे शुरू किससे करना चाहिए? सर्च एड से, गूगल डिस्प्ले? मैं पेड पे एक्सक्लूसिव बात करूंगा। ये सर्च आप एड पे पाकिस्तानी मार्केट का कहना चाह रहे हैं या बाहर के मार्केट का कह रहे हैं? ये मैं नहीं, मैं गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ फॉर अब्रॉड। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसलिए कहा था बिकॉज पाकिस्तान की मार्केट का हमारा बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है और बाहर की बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट का डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। अब हम पहले नहीं, मैं ले रहे हैं पाकिस्तान गूगल की, एड्स को ले रहे हैं। नहीं मैं ठीक हो गया। पाकिस्तान नहीं, एक्सक्लूसिवली बाहर, बाहर के लिए। और पाकिस्तानी ठीक एक्सपोर्ट है, समझे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ही बढ़ेगी। तो ठीक हो गया। अब वो, या पाकिस्तानी ड्रॉपशिप, और अब दो अलग मॉडल है खैर। तो अब ठीक। उसमें ये कि वो डिस्प्ले सर्च ऐड को पहले यूज करे, कितना यूज करे, डिस्प्ले ऐड करना है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, कितना उसका एडवांटेज है। और तीसरा फिर गूगल शॉपिंग एड्स, खासकर पीएलएस एड जो प्रोडक्ट लिस्टिंग एड। हम्म। तो इनके ऊपर, तीनों के ऊपर क्या चॉइस फर्स्ट होनी चाहिए, कितना किसको यूज करना चाहिए, और कैसे एक पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट कर सकता है बाहर, या पाकिस्तानी जो चीजें यहाँ से यूएस या टीयर 1 कंट्रीज में प्रमोट करते हैं, उसका क्या मॉडल होना चाहिए, स्ट्रेटेजाइज, और किनको क्या करना है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, हम देखते हैं फेसबुक पे अक्सर कि जी एक बंदे ने गूगल एड्स पे प्रमोट किया अपना स्टोर और बड़ा अच्छा उसको रिजल्ट मिला। हम उसको आइडियलाइज करके आ जाते हैं। बाद का ऐसा भी होता है, कईयों की लक चल जाती है। मैंने वही प्रोडक्ट उठाई जिसमें बरकत थी और वही प्रोडक्ट उठ के उसी सेगमेंट को हिट हो गई और मेरा स्टोर चल गया। अब मैं तो चल गया, अब मुझे देखिए पता नहीं कितने लोगों और आए, उन्होंने भी अपना स्टोर बनाया और उन्होंने भी गूगल एड्स चलाई, बट दे गॉट अ मैसिव फेलियर। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल इज अ बिल्कुल वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा जबरदस्त है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, नंबर वन चीज मैं उसमें कहूंगा कि मैं तो वो मार्केटर्स में से मैं कहता हूँ कि आप पहला हफ्ता जो है ना $500,000 जाया कर दें सिर्फ डाटा लेने का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको शायद ट्रू ट्रू, मजाक लगे, बड़ी सही बात। मगर मैं आपको बताऊं कि हम कंपनी के साथ काम करते तो हम ये कहते हैं कि इससे कम बजट है ना आपका, तो आप मेहनत ना करें, आपके पैसे जाया है। जब तक आपकी कैंपेन प्रॉफिट्स में आनी है, जब तक आपके डाटाज आपको मिलने हैं, तब तक आपको आपका बजट ही खत्म हो जाने हैं। तो मैं मोस्टली लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने बजट्स अच्छे रखें। मैं कहता हूँ मिनिमम $2-3 हज़ार का आपका बजट हो, फिर इसके बाद आपको रिटर्न आना शुरू होंगे, उससे पहले तक तवक्को नहीं रखनी। अब आपने जब सही। $500 जाया किया, तो मैंने $500 में क्या स्टैटिस्टिक्स लेनी है जिसकी बेसिस पे मैंने अपनी सीरियस कैंपेन डेवलप करनी है। नंबर वन डाटा मैं उससे ये लूंगा कि मैं उसमें देखूंगा कि मेरे वीकली क्या क्या टाइमिंग्स के ऊपर हो रही है। जब मैं अपनी कैंपेन्स बनाऊंगा तो मैं एक कैंपेन बनाऊंगा पीक टाइम की और एक मैं बनाऊंगा ऑफ पीक टाइम की। ठीक है जी। और हर एक में दिन सेलेक्ट होंगे मेरे, ताकि मेरे पास ये डाटा आ जाए कि मेरी मेजर सेल्स कौन कौन से दिन में कितने कितने बजे होती हैं। फिर मैं जाऊंगा डेमोग्राफिक्स में, मैं पकड़ूंगा, अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं यूएसए कर रहा हूं तो मैं उनके पकड़ूंगा 10 मेन अर्बन एरियाज पकड़ूंगा मैं, जहां पे जिनकी हाउस होल्ड इनकम अच्छी होगी और जिनका अच्छा एक्सपेंस होगा, मैं उन लोगों को पकड़ूंगा। जो 10 मेन सिटीज होती हैं मैं उसके साथ काम शुरू करूंगा। ऐसा हो सकता है मैं उसके साथ रेडियस लगा दूं, 20 माइल्स के रेडियस लगा दूं अराउंड द सिटी। कईयों को अगर लंदन जैसा शहर है तो मैं 50 माइल लगाता हूँ, मगर अगर कोई छोटा शहर है तो फिर 10-20 माइल वगैरह लगा के मैं शुरू करूँ। अब मेरे पास सही ये सही। डाटा आया है तो मुझे से पता चला कि मेरी 4 शहरों पे कन्वर्जन बहुत अच्छी है, और जो 4 शहर है उसमें मुझे ये डाटा मिला कि मेरी दोपहर 2 बजे से 5 बजे में कन्वर्जन बड़ी अच्छी है। और फिर मुझे ये डाटा मिला कि मेरी मंडे और सैटरडे में सेल्स अच्छी हैं, बट फ्राइडे और संडे में सेल्स बहुत बुरी हैं। तो
ये जब डाटा आएगा, ये वो डाटा है जिसकी बेसिस पे आप आगे खेलेंगे कि आपके पास नंबर 1 डाटा आ जाए कि किन-किन दिनों में आपकी सेल्स अच्छी हो रही है, नंबर दूसरा किन-किन आवर्स में अच्छी हो रही है, नंबर तीसरा किन-किन एरियाज़ में अच्छी हो रही हैं। अब इसके अंदर हमें ये भी साथ-साथ एनालाइज़ करना पड़ेगा कि हमारी कौन-कौन सी प्रोडक्ट है। हमने हर प्रोडक्ट में डिफरेंट ट्रायल्स करने हैं। फॉर इंस्टेंस मैं पकड़ूँगा 10 प्रोडक्ट्स पकड़ूँगा और मैं हर एक के ऊपर शॉर्ट बजटिंग सेलेक्ट कर दूँगा। फॉर इंस्टेंस मैं कहूँगा कि जी $15 मैंने हर एक का मैंने बजट सेलेक्ट किया है, हर प्रोडक्ट का मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने $150 लगा दिया है। अब मेरे सामने डाटा आ गया, फॉर इंस्टेंस मुझे पता चल रहा है इसमें कि जनाब इसमें 4 ये जगह हैं, ये 4 ही प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सेल अच्छी है, फिर मैं उसमें बड़े स्केल पे जाऊँगा। यही नहीं किया मैंने कि पहले ही मैंने $100 लगा दिए एक-एक ऐड के ऊपर, बल्कि मैंने 15-15, $20-20 के मैंने ऐड ग्रुप्स बनाए और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे लगाए, ताकि मेरे पास डाटा आए। मुझे डाटा चाहिए ताकि पता चले कि किस-किस तरह से मेरा विज़िटर कन्वर्ट हो रहा है। फिर मैं ये भी देखना चाहूँगा कि मेरा विज़िटर आता है तो खाली मेरी ही वेबसाइट पे मेरे एक ही पेज पे रहता है या मेरी सिंक्रोनाइज़ेशन और इंटरलिंकिंग इतनी अच्छी है कि वो एक पेज के बजाय दूसरे पेज पे भी जाए। फिर मैंने ये भी देखना है कि मेरा बुक मार्किंग हो रही है, नहीं हो रही और मैंने ये भी देखना है कि मेरा विज़िटर आज जो आया है वो अभी कन्वर्ट हुआ है या वो बाद में कन्वर्ट होगा। फॉर इंस्टेंस अक्सर ऐसा होता है, हम चीज़ तो अभी देख लेते हैं, बुक मार्क कर लेते हैं मगर हम उसको 3, 4, 5, 6, 7 दिनों बाद लेते हैं। समटाइम्स इट टेक्स अ वीक, समटाइम्स इट्स 2 हफ्ते लग जाते हैं, समटाइम्स महीना लग जाता है। बट हम महीने से लंबी सर्कल नहीं रखते, महीने तक को ही काउंट करते हैं। तो उसी में वापस डाटा आ जाता है। देखिए हर लीड को टेक्निकली काउंट आउट करना ज़रूरी नहीं होता। मगर आपको पता होनी चाहिए वो लीड आने में मेजर ट्रैफिक एक्विजिशन चैनल्स हैं कौन से। फॉर इंस्टेंस आप मैंने देखा अक्सर स्टोर के साथ हमारी ये बहस भी रही है कि जी 100 सेलें आई तो जी 80 सेल्स आई पेड मार्केटिंग से, 20 तो हमारी अपनी है। मैंने कहा आपका अपने ट्रैफिक सोर्स कौन सा है जो आपकी अपनी है? ये वही है मगर ये अनट्रैक्ड है। अनट्रैक्ड कैसे है? बंदे ने ऑफिस में खोली वेबसाइट, वो सेव करके घर पे जाके वही वेबसाइट खोली, वहां जाके सेल कर ली। अब वो ऑफिस की सेल लीड थी, वो गूगल एड्स की लीड थी, मगर वो बाद में कन्वर्ट हो गई। हमें ये भी साथ साथ काउंट रखना पड़ेगा कि वो लीड कहाँ से आ रही थी, किसकी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगेन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पहलू ये भी एक है, इसको भी साथ नजर रखना चाहिए। आई थिंक जो सुहेल भाई हैं, जी भाई मैं साथ ही हूँ आपके अली भाई, साथ ही हूँ ठीक आपके। हो गया, ठीक हो गया। प्लीज कंटिन्यू। इतनी आपकी जबरदस्त बात थी, मैं उसमें मुदाखलत नहीं करना चाह रहा था। तो इसके बाद मैं इसमें अगली पॉइंट में मैं जानना चाहूंगा कि वंस जब मेरे पास ये डाटा आ जाए और जब मैंने अपनी 15-20 प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट कर ली हो कि ये प्रोडक्ट्स है, जब ये मेरी अच्छी अच्छी सेलें हो, सारा मेरा इसमें अच्छा है, तो पानी फिर दे मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज अ रीमार्केटिंग सेगमेंट। मैं उधर जानना चाहूँ। देखिए मेरे पास मुझे पता लगे मेरी स्टोर की जब $2000 $3000 पर मंथ सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाए, जो कि विच इज अ वेरी लो अमाउंट, बट दिस इज द टाइम जब मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी लिस्ट बिल्डिंग की तरफ, कि अपनी ट्रैफिक की लिस्ट बिल्ड करनी है। एक होती है ईमेल लिस्ट बिल्डिंग, एक होती है ट्रैफिक लिस्ट बिल्डिंग, जो कि आप गूगल एनालिटिक्स के साथ कर सकते हैं, ताकि मैं उसको रीमार्केटिंग की तरफ लेके जाऊं और मैं फिर उसको रीमार्केट करूं। आइडियली तौर पे मैंने देखा है रीमार्केटिंग दो बड़े अच्छे चैनल्स हैं, दैट इज गूगल डिस्प्ले एड्स और दूसरा है फेसबुक एड्स। बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हम फेसबुक एड्स में ज़्यादा अच्छी रीमार्केटिंग चल जाती है। डोंट नो व्हाई, बट फेसबुक एड्स में हमारा रीमार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बड़ी अच्छी क्लाइंटेज आई है। व्हाई? बिकॉज़ एक बंदे ने ऐड देखी ही होती है, एक वेबसाइट विजिट की होती है, मगर हम उसमें भी लूप होल लगाते हैं, हम उसमें भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस हम चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को रीटारगेट किया जाए जिन्होंने 60 सेकंड से ज़्यादा हमारी वेबसाइट खोली हो, एक से ज़्यादा पेज पे देखा हो, ताकि हमारे पास एक निचोड़ हुई भी ट्रैफिक आए, जो हमारे ब्रांड को भी जानते हैं, जो हमें एज़ समझ भी गए हैं और हमारी प्रोडक्ट भी समझ आई है, तभी उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया। फिर उसको हम रीटारगेट करें, तो उससे भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और इससे भी बड़ा अच्छा मिलता है। फिर इसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो बड़ी कैंपेन थी ना, वो शहरों में डिवाइड हो गई होगी कि जी आपने हर शहर की अलग-अलग कैंपेन बन गई होगी। ये वो बनी थी आपकी जो स्टार्टिंग का डाटा था, जिसमें आपने पहले हमने 10 शहर किए थे, फिर हमने देखा कि हर शहर की अलग-अलग कैंपेन बन गई। फिर हम उससे सब डिवीजन में जाते जाए पता लगे कि हमने इलाकों की कैंपेनें बनाना शुरू कर दी कि लाहौर में फॉर इंस्टेंस
4 इलाके हैं, तो हमने हर इलाके के अलग-अलग कैंपेन बनाना शुरू कर दी और फिर हमने पर्सनलाइज्ड टारगेटिंग शुरू कर दी। पर्सनलाइज्ड टारगेटिंग फॉर इंस्टेंस जैसे कहा जाता है लिविंग इन गुलबर्ग और लिविंग इन डिफेंस वी हैव अ स्पेशल डील फॉर यू। दिस वर्क्स वेरी वेल। क्यों? क्योंकि लोकल कस्टमाइज्ड एड्स होती है, तो लोगों को होता है कि मुझसे बात हो रही है, मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट हो रहा है कि मुझसे अगला बात कर रहा है, तो वो लोग बड़ा इस चीज़ को पर्सनलाइज्ड एड्स आ जाए। फॉर इंस्टेंस आप अगर किसी एरिया में रहते हैं, मैं उसी को आर यू लिविंग इन डिफेंस, आर यू लिविंग इन कैंट, वी हैव अ स्पेशल डील फॉर यू। तो ये भी बड़ा अच्छा हमने देखा है, बड़ा अच्छा चलता है। पर्सनलाइज्ड एड्स की तरफ चले जाते हैं, बट अगेन आपको बस सेगमेंट इस तरह का हो जाता है कि यही आपकी ई कॉमर्स में बकाया ये कामयाबी है कि आहिस्ता आहिस्ता आप डाटा को डिवाइड करते जाए और अपने डाटा बढ़ाते जाएं, बिकॉज डाटा की गेम है। मार्केटिंग इज अबाउट डाटा। डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी फॉर ई मार्केटिंग एज वेल। एब्सोल्युटली राइट। अली भाई, अब तो डाटा ड्रिवन मार्केटिंग है और मार्केटिंग ऑटोमेशन बेसिकली जिस पर बाहर काम हो रहा है और इधर लाने की जरूरत है। माशाल्लाह, मेरा खुद भी एक्सपीरियंस डाटा ड्रिवन मार्केटिंग का है, जैसे ही रहा है इतना अर्सा मैं भी करता रहूँ। आपसे भी जितना सीखा वो डाटा ड्रिवन। डाटा जो है आज के वक्त में, आने वाले वक्त में भी सबसे कीमती चीज दुनिया में डाटा है और इसी पे काम हो रहा है सबसे ज्यादा। और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल डेफिनेटली इसको रन करके आपने जो स्ट्रेटेजी दे दी, अब मुझे एक्सक्लूसिवली वो वक्त याद आ जाता जब आपसे पहली दफा मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा था कि अली भाई कुछ थोड़ा बताए, तो आपने कहा यार मैं बड़ा महंगा वेंडर हूँ मेरी कंसल्टेंसी बहुत महंगी है, तो ये मैं तुम्हें $500 की एक बात दे रहा हूँ और बड़ी अवाइल दौर की बात है। तो मैंने वो बात आपकी पल्ले बांधी और मेरी तरफ आपका कई कई 100 के $1000 है, इतनी कीमती आपने बातें बताई है। ये आज आपने जो स्ट्रेटेजी बताई है, मैं खुद जानता हूँ कि आप शेयर की भी थी हमारे साथ कोर्स में भी कि आप इस तरह क्लाइंट के साथ स्ट्रेटेजाइज करते हैं और ये बड़ी कीमती थी कि इस लेवल पर आकर लोगों को ऐड रन करना, बाकी सब चीजें आती है, स्ट्रेटेजी का ही नहीं होता आइडिया। और स्ट्रेटेजी किसी के लिए वर्क होती है, किसी के लिए नहीं होती। इसलिए एक्सक्लूसिवली आपने माशाल्लाह जो शेयर किया, ये आई नो द वर्थ, ये कितना कितना इसके पीछे एक्सपीरियंस है और उसके बाद ये सारा कुछ है। अली भाई, बड़ा ही ये जो जबरदस्त हो गया सर्च एड और डिस्प्ले एड के साथ। मैं एक्सक्लूसिवली थोड़ा सा गूगल शॉपिंग के रिगार्डिंग पूछना चाहूंगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और उसके लिए क्या, अगर एक्सक्लूसिवली उसको चलाया जाए, कमोडिटी है, अब डिफरेंट चीजें ना, सर्विसेज भी है या प्रोडक्ट होती है, दो ही चीजें। अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो गूगल शॉपिंग का बड़ा इम्पैक्ट है, उसके ऊपर थोड़ी सी आपकी रोशनी मैं चाहता हूँ कि उसको अगर चलाया जाए तो कितना प्रपोर्शन हो बजट का, क्या स्ट्रेटजी हो। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने आपको जो पहली मुलाकात की थी, तो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन योरसेल्फ। अल्लाह की हिम्मत को सलामत रखे। बिकॉज आई मुझे रोजाना पता नहीं कितनी क्वेरीज आती हैं, कितने लोग आते हैं, वो पूछते हैं। तो मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है, दिन में 24 घंटे हैं और वो भी डिवाइडेड हुआ होता है काफ़ी सेगमेंट्स में, काफ़ी तरीक़ों से। और मैं भी अगर वो कहता हूँ कि वैल्यू हैज़ अ वैल्यू। अगर आपने मुझसे वैल्यू लेनी है तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, या तो फिर ट्रू आपने ट्रू। मुझसे वैल्यू लेनी नहीं है। तो या तो फिर आपने, अगर आपने लेनी नहीं है तो फिर आप पैसे भी ना दें, अगर आपने लेनी है तो फिर पैसे देने पड़ेंगे। सो दैट दिस इज द रूल। तो मैं इस वजह से आई टेल और आई शेमलेसली चार्ज फॉर दिस, बिकॉज ताकि अगले भी जब पैसे खर्चे तो उनको भी हो कि यार हमने इस चीज पे इन्फॉर्मेशन पे पैसा खर्चा है, हम यस, इसको कैश करें। डेफिनेटली जहां ट्रू। तक आते हैं ना गूगल शॉपिंग की बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के साथ जितनी भी कंपनी साथ काम किया है ना, इनमें सबसे बड़ा मसला ये रहा कि गूगल मर्चेंट के ऊपर इनके जो प्रोडक्ट डाटा है ना, इनका कोई 2 महीने तो ये डाटा सेट करने में लग जाते हैं। इनको डाटा ही नहीं अपलोड करना आता अपना। सबसे बड़ा मसला जो है ना इनका, लोगों का, ये कि वेरिएबल सही पुट ही नहीं करते, इनकी लिस्टिंग एक नहीं हो एक्सेल पाती, फाइल नहीं बनती पाकिस्तानी क्लाइंट से। गूगल तो लिस्टिंग ही नहीं हो पाती। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है। मगर वंस यू गो थ्रू इट, गूगल शॉपिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनकी प्रोडक्ट्स नजर आती हैं ऊपर, जस्ट लाइक गूगल एड्स। गूगल एड्स से एक स्टेप ऊपर नजर आती हैं, ये वाली एड्स नजर आती हैं। हम जब एसईओ भी कर रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज को बेसिकली टारगेट करते हैं कि जैसे बेस्ट कोई प्रोडक्ट बेस्ट, आगे से बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज, फॉर इंस्टेंस बेस्ट मोबाइल रिव्यूज। अब मैंने एक वेबसाइट को टारगेट कर रहा था, मैं अब उसकी नीश नहीं बताता, पर लेट्स इमेजिन कि सम बेस्ट मोबाइल रिव्यूज वेबसाइट है। हमने उसको बड़ा मेहनत की और बड़ा मेहनत से उसको रैंक करके चौथे नंबर पे ले आए। अब देखें ये कि मेरी वेबसाइट चौथे नंबर पे रैंक कर रही है, मगर मेरे से पहले 3 और लिस्टिंग है और उससे भी पहले गूगल शॉपिंग की एड्स नजर आ रही हैं। अब बात ये है कि जो गूगल सर्च के ऊपर जो गूगल की एड्स नजर आती हैं वो आती हैं टेक्स्ट बेस्ड, मगर जो गूगल शॉपिंग की एड्स होती हैं उसमें इमेज आ रही होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये गूगल शॉपिंग ऐड का ये है कि साथ उसके इमेज नजर आ रही होती है ऑन सर्च, जो कि वरना पॉसिबल नहीं है।
वरना वो जो इमेज एड्स है वो सिर्फ गूगल डिस्प्ले पे आ रही होती हैं। वो जो एडवांटेज है ना गूगल सर्च का, दैट टेक्स सेल्स टू नेक्स्ट लेवल्स। मगर सबसे बड़ी बिल्कुल बात सही। आपको इसमें पता होनी चाहिए कि कुछ कॉपीराइट इश्यूज वगैरह भी आ जाते हैं। गूगल इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू गूगल शिपिंग। तो आपको ये चीज का ध्यान करना पड़ा, शॉपिंग तो आपको ध्यान करना पड़ता है। प्रोडक्ट्स के हवाले से, प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से, ओनरशिप के हवाले से कुछ फाइल्स डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी वो मांगते हैं, वो सारी साथ साथ आपको देनी पड़ती हैं। बट अगेन दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिशियल वे। मैं समझता हूँ कि अगर आप सीरियस है अपने बिजनेस के बारे में तो गूगल मर्चेंट और गूगल शॉपिंग एड्स को डेफिनेटली रन करना चाहिए। और अगर मैं गूगल सर्च पे टारगेट कर रहा हूँ और मैं एक ही कीवर्ड पे टारगेट करूँ तो I may put 50 to 60% on Google shopping ads and the rest 40 to 50% on Google text ads for search. तो मेरा रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होगा गूगल शॉपिंग की तरफ। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज इमेज एज वेल। तो जो इमेज की वजह से वो अट्रैक्शन ज्यादा ले लेते हैं और लोग आर मच मोर लाइकली कि वो उसकी तरफ कन्विंस और वो खरीदें। ट्रू ट्रू, जबरदस्त। अच्छा सर, ये तो हो गया इसके पीपीसी में जो है गूगल का प्लेटफॉर्म। माशाल्लाह यू हैव अ ग्रेट एंड एक्सटेंडेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द फेसबुक। फेसबुक इज अनदर प्लेटफॉर्म व्हिच आल्सो गिव द ग्रेट सेल्स। तो सर मुझे थोड़ा सा फेसबुक के रिगार्डिंग बताएं। तो फेसबुक की भी अच्छी सी स्ट्रेटेजी आज शेयर करें ना। वी वांट टू सेल आवर प्रोडक्ट इन यूएस मार्केट और यूके मार्केट और ऑस्ट्रेलियन मार्केट, व्हाटएवर द मार्केट इज फॉर टियर 1 कंट्री। क्या सर होनी चाहिए एक फेसबुक की कैंपेन रन करते हुए? किन ऑब्जेक्टिव्स को पहले लेके चलना चाहिए और किस पर जो है ना कैंपेन को करना चाहिए, मोटा मोटा? अच्छा, ये ना बड़ा एक ओपन क्वेश्चन भी लोग करते हैं कि क्या रन करें, हम गूगल एड्स रन करें या फेसबुक एड्स रन करें। इसका भी मैं साथ इसमें आंसर करना चाहूँगा। बड़ा कन्फ्यूजन होती है। मैं कहता हूँ हर नीश की ना डिफरेंट मार्केट होती है। फॉर इंस्टेंस कैफ़े है, यू आर गोइंग टू रन अ कैफ़े, इसकी गूगल एड्स पे कोई अच्छी मार्केट नहीं है, बट उसकी फेसबुक पे बहुत अच्छी मार्केट है। हमें समझना चाहिए हर हर मार्केट के अपना रूल्स रेगुलेशन, हर नीश के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हमें ये नीश समझने पड़ेंगे क्या है। फॉर इंस्टेंस आपने कभी पिज्जा हट का हार्डली देखा। पिज्जा हट वैसे करते हैं, गूगल एड्स पे भी एडवर्टाइज करते हैं, कि इवन केएफसी भी करते हैं, मगर उनके एड्स की तरफ आपको हार्डली आपको नोटिस जाता है, क्योंकि वो टेक्स्ट एड्स रन करते हैं। वो तो सिर्फ एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी की जी पैसे खर्च करनी है, हमने प्रेजेंस देनी है। बट उनको भी ये बात पता है कि उनकी जो मैक्सिमम सेल्स ड्रिवन होती है वो फेसबुक से होती है, क्योंकि लोग फेसबुक पे इमेजेस नजर आती है। अब मैंने मैंने अक्सर देखा है लोग खाने को ना बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे फूड ग्रुप्स भी हैं, लोग इमेजेस भी लगाते हैं खाना, मैंने कोई सर्च किया। तो ये हर नीश के साथ ना ये वेरी कर जाता है कि उसको फेसबुक एड ज्यादा अच्छी लगती है या गूगल एड्स। अच्छा, जहां तक बात है ना टारगेटेड ट्रैफिक की, तो ये बड़ा हमने देखा है कि जो नंबर 1 टारगेटेड ट्रैफिक है ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम गूगल। व्हाई? बिकॉज गूगल पे जब बंदा सर्च कर रहा होता है ना, तो वो एग्जैक्टली उसको वो चीज चाहिए। एक बंदे ने सर्च किया प्लम्बर नियर मी, इट मीन्स कि उसके घर में प्लम्बर का काम आया खड़ा हुआ है और उसको प्लम्बर चाहिए। ये उसकी बाइंग है। ऐसा फेसबुक पे नहीं है कि फेसबुक पे अगला बंदा सर्च करे। मगर मगर हमें ये साथ समझना पड़ेगा कि जो सेकंड शॉट है वो फेसबुक ही देता है। बाजू का यूजर फर्स्ट शॉट से कन्विंस नहीं होता, फर्स्ट एड से कन्विंस नहीं होता। तो वो जो सेकंड पिचिंग पॉइंट है ना, वो मेन काम फेसबुक ने अदा करना है। क्यों? क्योंकि उसको रीमार्केट कैसे करना है। देखिए, रीमार्केटिंग के लिए मैं नंबर 1 कहूंगा कि फेसबुक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर रीमार्केटिंग। सेकंड चीज आती है कि आपने यूजर के साथ एक कनेक्शन बिल्डिंग करनी है। अक्सर यूजर के साथ देखें, मैं डॉक्टर हूं और मैंने अपना पेज बना लिया है, मैं अपनी वेबसाइट पे बना लिया है, मैंने एक अपने ऑडियंस के साथ इंटरकनेक्टेड रहना है। तो उसमें जो सबसे बड़ा टूल है दैट इज गोइंग टू बी सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में मोस्ट कॉमनली प्लेटफॉर्म इन बाहर भी और पाकिस्तान में भी दैट इज फेसबुक, जहाँ पे लोग आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो फेसबुक वहां मुझे बड़ा अच्छा रहेगा। देखें, एक दफा जो शायद मैं किसी को विजिटर गूगल से बना लूं, मगर जब मैंने उसको बार बार चीजें सेल करनी है तो मुझे फेसबुक की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये है फॉर इंस्टेंस 1 चैनल। अब जब मैंने जैसे कहा कि कैफेज वगैरह की मार्केट है, वहां पे गूगल की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे फेसबुक एड्स बड़ा अच्छा चलता है। ये मैं मार्केट टू मार्केट जा रहा हूँ कि कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे फेसबुक ही नंबर 1 पे जाएगा सेल्स में, कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे गूगल ही नंबर 1 पे जाएगा। मगर हमें साथ साथ ये टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सी मार्केट में क्या है। अब दोनों के डायनेमिक्स है। मुझे कुछ ऐसे डायनेमिक्स फेसबुक पे मिलते हैं जो मुझे वहां नहीं मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने बच्चों को टारगेट नहीं करना, मैंने टारगेट करना ही बड़े लोगों को टारगेट करना है। गूगल सर्च पे तो कोई डायनामिक नहीं है इतना खास। गूगल डिस्प्ले पे जरूर डायनामिक्स मिलते हैं एज के, जेंडर के, मगर आपको पता होगा वो इतनी एक्यूरेट नहीं डाटा होता है जितना फेसबुक पता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक की हमारी सर्चिंग है। अब औरतें हैं,
औरतें फेसबुक के फॉर इंस्टेंस पूरा दिन एक्टिविटी करती रही, कपड़े सर्च करती रही, इट मीन्स कि यार इसने कपड़े लेने, वो गूगल पे उसने टाइम नहीं स्पेंड किया इतना। अब ये मार्केट फेसबुक की है। यहाँ पे कस्टमर को देखना पड़ेगा, अपने क्लोथिंग लाइन है, बेस्ट वे टू प्रमोट या बेस्ट प्लेस टू प्रमोट दैट इज फेसबुक एड्स। व्हाई? बिकॉज यूजर आर मोर स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, एडवांटेज क्या है एज अ ब्रांड? एडवांटेज क्या है एज अ ब्रांड? एडवांटेज है कि हमारी जो पोस्ट होती है सोशल मीडिया पे, उनको शेयरिंग के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। मैंने फॉर इंस्टेंस मेरी ऐड गूगल पे नजर आई है, जो मर्जी हो जाए मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, बट मेरी ही कोई ऐड है जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मैंने कॉमिक या बड़ी ऐसी मैंने जो रीशेयरेबल है, तो लोग उसको शेयर भी करेंगे और लोग उसको टैग भी करेंगे। ये वो एडवांटेज है जो मुझे फेसबुक पे मिला, जो मुझे गूगल एड्स के ऊपर नहीं मिला। सो अगेन वेरीज फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। अगर हम करते क्या है यूजुअली कि हम थोड़ा थोड़ा बजट दोनों प्लेटफॉर्म्स पे लगा लेते हैं देखने के लिए कि वहां से क्या से रूल्स आ रहे हैं। नहीं तो यहाँ हमें समझ जैसे कुछ नीचे, जैसे मैंने कपड़ों की बताई है, रेस्टोरेंट की बताई, तो जनाब तय है कि जनाब इस पे तो रिजल्ट अच्छा फेसबुक पे मिल रहा है, या प्लम्बर की नहीं जी तय है जी कि जी इस पर रिजल्ट अच्छा हमें गूगल पे मिल रहा है। जहां पे हम कंफ्यूज हो तो मिक्स स्पेंडिंग करके डेट देखते हैं कहां से रुक रहा है। नहीं तो हम फेसबुक को यूज करते हैं सेकंड टायर एज अ पार्ट ऑफ अ रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी, ताकि हम वहां से विजिटर को बार बार टारगेट करके एक्वायर कर सके। जी अली भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। नीच टू नीचे हम एक्सक्लूसिवली ये, क्योंकि ई कॉमर्स समिट होने जा रही 11, 12, 13, 14, 15 को, अगस्त को ना, तो उसके प्री लॉन्च एक्टिविटीज है, उसमें जा रहा है। मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इन पैनल में जो 4 दिन डिस्कशन है उनमें भी आपको इनवाइट करूं, और ताकि आप वहां पर भी उसमें सारी दुनिया से स्पीकर्स हैं, और 4 दिन कॉन्फ्रेंस ई कॉमर्स की जो है ना, ई कॉमर्स समिट है। तो हम इसलिए एक्सक्लूसिवली ना ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, उसकी सेल्स, उसी के पेड एड, और ई कॉमर्स मैंने इसीलिए लिखा पेड मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट एक्सक्लूसिवली। तो इसमें हमारा जो नीश है ना वो एक ही है, वो ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में भी डिफरेंट नीशेस हो सकती हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने रीमार्केटिंग का भी बता दिया। अब इसी तरह इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम इज ऑल्सो इमर्जिंग सो मच, और उसकी एक अपनी नीश है। इंस्टाग्राम को आप कहाँ रखते हैं कि वो इन इन जगहों पर जो है ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, और किसी भी कंपेन्स में सबसे ज्यादा कौन सा बेहतर ऐड है, स्टोरी ऐड, फीड ऐड, या कौन सा, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? इंस्टाग्राम इज ऑल्सो बिकमिंग मोर द स्टेक होल्डर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एड वाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि सबसे अच्छी ऐड कौन सी है, तो वो 2 एड्स है जो बहुत जबरदस्त मुझे बड़ा एक्सपीरियंस रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम कंबाइनली जी के जी साथ, जी कि जी ये बहुत ही जबरदस्त। या तो वो आपकी वीडियो ऐड हो, या फिर आपकी कोई कॉमिक ऐड हो। इमेज अगर आप यूज कर रहे हैं तो समथिंग इंटरेस्टिंग, फनी, ह्यूमर, समथिंग जिसमें लोग टैग कर सके वो होना चाहिए, या इट इज गोइंग टू बी अ वीडियो। ये 2 वो हैं जो आपकी बेस्ट कन्वर्जन है, बेस्ट कन्वर्टिंग चलेंगे। थर्ड वे ना वो है कैरोजल एड्स। कैरोजल एड्स होते हैं जहाँ पे मल्टीपल स्क्रॉल एड्स आ रही होती है। अच्छा, उसमें ना अगर आप प्राइस कंपेटिटिव है ना, कि आपके बड़े टारगेटेड रेट्स हैं कि जनाब बहुत आपने वो जीरो मार्जिन और बड़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, तो फिर कैरोजल एड्स के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आता है। ये 3 के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ है एज फार एज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कंसर्न। अब बात आती है इंस्टाग्राम एड्स की। इंस्टाग्राम एड्स को मैंने जो देखा है ना मार्केट के हवाले से, ये थोड़ी सी प्रीमियम मार्केट है। फॉर मैं हूं ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ी मजेदार मिसाल देता हूँ। मैं जब स्कूल में होगा या जब मैं कॉलेज में होगा ना, फॉर इंस्टेंस अगर मैं पंजाब कॉलेज जाता हूँ ना, तो मेरा तरीका कार लोगों से मिलने का बड़ा मुख्तलिफ होगा। मैं वहां जाके जरा नॉर्मल स्टाइल से मिलूंगा। अब मैं ही उठ के जब लम्स में जाऊंगा ना, तो मेरा बड़ा मेच्योर स्टाइल से, बड़ा डिसेंट स्टाइल से, बड़ा लिमिटेड होके लोगों से मिलूंगा, और बड़ा अपनी पर्सनालिटी भी देखूंगा, सूटिंग क्लोथिंग सारी ठीक है नहीं है। अब मेरा ही एटीट्यूड और मेरा ही बिहेवियर चेंज हो गया जब मैं पंजाब कॉलेज में था, इसी से जब मैं लम्स में गया। इसी तरीके से मेरा ही एटीट्यूड और मेरा ही बाइंग बिहेवियर जब मैं फेसबुक से इंस्टाग्राम पे जाऊंगा चेंज हो जाएगा। इंस्टाग्राम इज अ प्रीमियम मार्केट, इज अ प्रीमियम प्लेस। तो वहां का जो मार्केट और ट्रेंड है, वहां पे हाई एंड प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, क्लासी प्रोडक्ट्स, ये सेगमेंट के लिए इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। यहाँ कहते हैं जो क्रीम क्लास है, ये एक्सपेंसिव, वो जो हाई एक्सपेंड कर सके वो है, उसके लिए इंस्टाग्राम बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है।
अगर आपकी कोई कंपेटिटिव प्राइसिंग है, कोई आपने टारगेटेड रखा हुआ है या आप लो एंड को टारगेट कर रहे हैं, तो देन इंस्टाग्राम इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म टू टारगेट। या कोई मीडियम, इवन मीडियम निशेस के लिए भी इंस्टाग्राम इज नॉट रिकमेंड। इंस्टाग्राम इज ओनली रिकमेंड फॉर प्रीमियम क्लास, हायर क्लास, क्रीम क्लास, या वो एक्सपेंसिव क्लास जो कि हु इज विलिंग टू स्पेंड मनी। ठीक ठीक, सही, बेहतरीन। अच्छा, बिल्कुल, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया सारे प्लेटफॉर्म को। और लम्स, मुझे याद है माशाल्लाह, आप तो लम्स में पढ़ाते भी हैं उनके ई कॉमर्स फाइनल ईयर्स में। माशाल्लाह लम्स में जाके वाकई आप चेंज, मैं भी कहूँ अली भाई का सारा जो है ना वो गेटअप चेंज होता है। अली भाई की सबसे बड़ी पहचान, मैं भूल गया, माजरत मैं चाहता हूँ, हम तो जब मिले भी तो अली रजा डॉट के नाम से उनका एक ब्लॉग है, वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉग फॉर टेक। मेरी जितनी मुलाकात हुई या हमारा री जो सबसे ज्यादा रहता है, कभी मेरे किसी सेशंस में भी मिले, तो वो इनका ब्लॉग का है, अली रजा .co। आप जरूर विजिट कीजिएगा उस पर। आपको टेक के वाले से बेहतरीन एब्सोल्यूट ऑथेंटिक नॉलेज जो है ना वो शेयर करते हैं माशाल्लाह। तो वो इनकी पहचान है। तो मैंने अपने पास सेव की इसी तरह नंबर किया, अली रजा बहुत सारे अली रजा है, तो अली रजा भाई .co जो है ना, ये इनका ब्लॉग भी जरूर विजिट कीजिएगा। अली भाई, इसमें ये आपने बिल्कुल एक्सक्लूसिवली सारी बात होगी, गूगल शॉपिंग एड्स की भी, गूगल सर्च भी, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा क्या वे आउट हो सकते हैं? और सच मैंने आपसे ये भी सवाल पूछना था, वीडियो एडवर्टाइजमेंट अली भाई, जैसे अभी मार्केट जो है वो मोबाइल फर्स्ट और वीडियो एडवर्टाइजमेंट हो गया है, जैसे आपने बात की, अपने एक्सपीरियंस पे काम है, मैं भी ये जानता हूँ। और इस वक्त ये स्लोगन भी है मार्केट में, जो इंटरनेशनली भी है, कि जो अब एडवर्टाइजमेंट है ऑन अ डिजिटल साइट, दैट इज मोबाइल फर्स्ट, क्योंकि 90% ट्रैफिक मोबाइल से होती है। सेकेंडली वीडियो एडवर्टाइजमेंट, जो आपने बात की। अब मैं ये थोड़ा सा इसमें वीडियो मार्केटिंग में अब यूट्यूब की बात करता हूँ, ऑल्सो बिग सर्च इंजन, मेरी प्रोडक्ट्स हैं, मैं अभी ई कॉमर्स पे रहूंगा, ठीक है? तो अब मैं ऐसे वीडियो मार्केटिंग के थ्रू, ये जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि गूगल का प्लेटफॉर्म है, गूगल से इसके एड रन होते हैं, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ टू मेकिंग हाइप और सेल्स ऑफ माय प्रोडक्ट्स एज ए ई-कॉमर्स? अच्छा, जहाँ तक बात ही ना आपकी वीडियो एड्स, नंबर वन मैं समझता हूँ कि दैट इज़ वेरी ट्रू। मार्केट चेंज हो रही है और लोग ऑनलाइन वो वीडियोस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं। वैसे ही पाकिस्तान में लेज़ी लोगों का पढ़ने का कोई ट्रेंड नहीं है, तो दे रादर प्रेफर वीडियोस इंस्टेड ऑफ आर्टिकल्स। तो वीडियोस की तो बहुत अच्छी डिमांड है, मगर हमें ई कॉमर्स सेगमेंट में मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं यूट्यूब पे रिकमेंड नहीं करूँगा, वाई? बिकॉज आपका जो रिसोर्स लगेगा ना हर वीडियो बनाने में, दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, और इसमें आपको बड़ा डिफिकल्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स लग जाएगा। अब आप अगर रियल ऐड नहीं देते, एनिमेटेड ऐड देते हैं जिसमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं आता, तो अगेन इट्स गोइंग टू बी वो लेस इंटरेक्टिव। अच्छा, अगर कोई अच्छी एनिमेटेड ऐड बना भी लिया आपने बगैर रियल प्रोडक्ट के, तो अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपने प्रोडक्ट के साथ बनाई है, तो अब आपका स्टार्टिंग में तो ई कॉमर्स स्टोर इतना बड़ा नहीं है कि हर बंदा अपनी प्रोडक्ट आपको रिव्यू के लिए भेजे, तो यू नीड टू बाय इट, फिर आपको उसके ऊपर इतना चाहता खर्चा बन जाएगा। सो वीडियोज आर नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया, ऑल्थो आई रिकमेंड वीडियो एड्स आर वेरी गुड एड्स। और लोग शिफ्ट होते हैं, यूट्यूब इज सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है ऑन द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में तो लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब खोलते हैं। पाकिस्तान में तो आर्टिकल पढ़ते ही नहीं लोग, ज़्यादा यूट्यूब वाले लोग हैं, वीडियो देखने वाले। मगर वीडियो का जो कंटेंट बनाना है ना, वो स्टोर के लिए भी डिफिकल्ट काम है। हर एड बनाना, यहाँ तो एक आपकी जेनेरिक एड हो जो आप अपने ब्रांडिंग पर्पजेस के लिए बनाते हो, तो वो तो ठीक है, हम रन कर रहे हैं। मगर अगर बाकी एड्स बनानी है, तो वो जो आपकी इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट इन क्रिएटिंग दोज एड्स। वो एड्स रन की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिएट करने में आपका अच्छा सा रिसोर्स लग जाएगा। कितनी प्रोडक्ट्स हैं, किन किन के लिए आप बनाएंगे? तो जहां तक थी ना इमेज और टेक्स्ट एड्स, वो तो बहुत ज्यादा रिसोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता, मगर वीडियोस बनाने के लिए तो आपको रिसोर्स चाहिए होगा, एंड दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। सो आई विल नॉट रिकमेंड एट द स्टार्ट में, बिगिनिंग में ये वीडियो एड्स रिकमेंड ही नहीं करूंगा, नॉट इवन फॉर ब्रांडिंग पर्पसेस। ब्रांडिंग के लिए भी तब जरूरत पड़ती है जब आपका स्टोर स्टैब्लिश हो गया हो, जब आपकी रनिंग आइटम चली गई हो, फिर उसमें आप वीडियो एड्स में जाओ, ब्रांडिंग में जाए। या ये साथ साथ आप एक एक प्रोडक्ट को हर महीने एक दो प्रोडक्ट के रिव्यूज कर लिए, उनकी वीडियोस बना ली, उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। साथ साथ जैसे जैसे रेवेन्यूज आते गए, उससे एक एक दो दो प्रोडक्ट ले लेके उससे शुरू किया जाए काम, तो दैट कैन बी अनदर ऑप्शन। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही। अली भाई, जहाँ तक मार्केटिंग ऑटोमेशन है, मतलब दिस इज रियली एडवांस टॉपिक।
और इसमें जैसे कि चैट बोर्ड्स का आ जाना है और बाकी चीजों में बड़ा ऑटोमेशन हो रही है। इवन दो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि सीआरओ पे, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन पे भी पूरी ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, बल्कि कुछ तो अवेलेबल है। और पाकिस्तान में भी मैं एक दो वेंचर्स को जानता हूँ जो सीआरओ को उन्होंने, उनका अभी अप्रूव हुआ प्रोजेक्ट एनआईसी में, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर लम्स में, और वो सीआरओ को बेसिकली ऑटोमेशन में ले जा रहे हैं कि आपको सारा वो रिजल्ट्स भी दे और कंपेन्स को भी खुद हैंडल करें। इसका क्या फ्यूचर देखते हैं यानी भाई कि हम जो ऑप्टिमाइजर है तो फिर क्या हमारा भी काम जो है वो डेफिनेटली, आप जब एक आपको ऑटोमेशन पे देखें जिस तरह चैट बोट्स ने कस्टमर सपोर्ट को मैनेज किया, आप देख रहे हैं कि वो बाहर तो बहुत ज्यादा हो गया, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ डिप्लॉय हो रहे हैं तो आपकी सीएसआर की टीम बिल्कुल कम हो जाती है। भाई ये कि वो फोन करके ले, इस तरह ऑटोमेशन आपकी डिफरेंट और चीजों में भी है। आप ये जो ऑटोमेशन ऑन ऑन आपके इसका एक्सपीरियंस अगर आपका हुआ है तो कैसा है? दूसरा मैंने थोड़ा सा आपसे ये भी डिस्कशन करनी थी कि क्योंकि एनालाइजिंग इज आल्सो जब तक आप इसको एनालाइज ना करें तो कैसे आप जान सकते हैं कि वो क्या हमें एंड रिजल्ट आ रहा है? तो गूगल एनालिटिक्स के अलावा क्या आप टिप देते हैं? गूगल एनालिटिक्स, वो गूगल तो खुद कहता है कि मैं 100% आपको, पहले इस पे बात कर लेते हैं, सॉरी एनालिटिक्स में ऑटोमेशन पे अगले सवाल चले जाएंगे कि ये जो एनालाइजिंग है, गूगल एनालिटिक्स खुद आपको 100% रिजल्ट नहीं देता। आप कैसे फिर किन किन टूल्स पे रिलाय करते हैं जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में गुजर रहे हो कि इन टूल से 100% पेड है चाहे, तो ये आपको ट्रैफिक और हर चीज का रिजल्ट जो रिपोर्ट दे रहा है वो दैट इज 100%। आपने चाहे वो ट्रैकिंग की हुई है, चाहे वो आपने एनालिटिक्स देखना है कि कितने विजिटर आए, क्या ये सारा कुछ, और एज वेल एज के वो चाहे वो उसके हीट मैप्स और डिफरेंट चीज। विजिटर को एनालाइज करने का बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जहाँ तक है ना गूगल एनालिटिक्स का काम, गूगल एनालिटिक्स ये तो बता देता है कि यूज़र आया, आगे उसने क्या पेज खोला, क्या कितना टाइम अपनी वेबसाइट पे स्पेंड किया, तो ये तो चला गया। मगर विजिटर का ऑन हैंड एक्सपीरियंस वो नहीं देता कि यूज़र आया, उसने आपकी वेबसाइट को कैसे रिएक्ट किया। मुझे एक बड़ा अच्छा टूल पसंद है, दैट इज द हीट मैप। शायद आपने नाम सुना, HEAT, हीट मैप, MAP, हीट मैप टूल है हीट मैप, जो हीट मैप यूज ठीक है। किया जाए विजिट रिकॉर्डिंग के लिए। देखो मुझे जो हीट मैप की बात बड़ी पसंद है वो ये है कि वो आपका फोकस दिखाते कहाँ पे है। मैं फॉर इंस्टेंस मैंने पेज में राइट साइड के पैराग्राफ पे सारा फोकस ही अपने राइट साइड के पैराग्राफ की तरफ रखा था। मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया उन्हें, वहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट किया उन्हें, या मैं उसी टेक्स्ट को घूम रहा हूँ, तो वो मुझे बता रहा है हीट मैप ऑन पेज एक्सपीरियंस की जनाब पूरी वेबसाइट में मेरा एक्सपीरियंस कहाँ जाके अटका। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालाइजिंग योर विजिटर। देखिए मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यूजर समझता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मैसेज है ना वो बगैर स्क्रॉल किए बगैर डिलीवर होना चाहिए। यूजर्स आर द वर्ल्ड्स मोस्ट लेजीएस्ट पर्सन। वहाँ दुनिया का सुसरी इंसान कौन है? भाई वो आपका कस्टमर है, और आपने उसे एक्शन करवाना है, यानी कि आपने उसे तरद्दुद करवा के सेल करवानी है, यानी कि उसके लिए मुश्किल काम है कष्ट करवानी है। अब जब आपने उससे कष्ट करवानी है तो उसके लिए प्रोसीजर आसान बनाए। हम अक्सर वेबसाइट पे कहते हैं कि जनाब वेबसाइट में ये भी फंक्शन होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इतने सारे फंक्शन करके प्रोसीजर हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो रादर मेकिंग प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, हमें प्रोसेस को इजियर बनाना चाहिए और बगैर स्क्रॉल किए बगैर इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी चाहिए मैक्सिमम। यानी कि मुझे ऑर्डर करनी है प्रोडक्ट और मैं आपके प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे हूँ, तो मेरे पास वही कॉन्टैक्ट फॉर्म भी होना चाहिए, वही प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए, वही उसका डिटेल रिव्यू, सारा कुछ बगैर स्क्रॉल किए बगैर नजर आना चाहिए, सो दैट आई कैन मेक अ डिसीजन विदाउट स्क्रॉलिंग डाउन। ये चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें डिफाइन होनी चाहिए। ये हमारा यूजर एक्सपीरियंस डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि आपने खाली जगह नहीं छोड़ी हुई। आपने देखा हुआ है कि यूजर आएगा, सबसे पहले मेरा लोगो देखेगा, फिर मेरी अथॉरिटी चेक करेगा, मेरा फोन नंबर देखेगा, फिर कहेगा हाँ यार ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, लेट्स मूव ऑन। हाँ प्रोडक्ट का रेट क्या है, साथ प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल भी आ जाए, साथ फॉर्म भी आ जाए कि जनाब जहाँ पे मैं शिप कर सकूँ। ठीक है, ठीक है, आप 100% इन्फॉर्मेशन बगैर स्क्रॉलिंग के नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट 90% आप लाजमी दें। या विजिटर मैप से वो देखेंगे या जो जो यूजर इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है वो आप बगैर स्क्रॉल किए बगैर आप मेन पेज पे दे सके। अब मैं एनालाइजिंग के लिए हीट मैप को यूज करता हूँ ताकि हमें ये पता चल सके कि विजिटर्स का इंटरेस्ट कहाँ जाता है, कहाँ पे। फिर हम गूगल एनालिटिक्स को भी यूज करते हैं, इसमें देखते हैं डिवाइसेस का सेगमेंट देखते हैं कि कितने विजिटर्स आए जो iOS से आए और कितने एंड्रॉइड से आए। समटाइम्स हम इस फिगर्स को देख के एनालाइज भी कर लेते हैं कि जनाब एंड्रॉइड वाले विजिटर तो सस्ते हैं, आईफोन वाले विजिटर है वो महंगे हैं, वो अच्छा खर्च कर रहे हैं, तो दे कैन स्पेंड मोर। और हमने बहुत रिपीटेडली जगह पे देखा है कि जहाँ पे आईफोन के विजिटर्स जो हैं
दे कैन स्पेंड बेटर, उनका जो बजट्स भी बेटर है, उनकी इनके उनके ऊपर में आरओआई बेहतर मिला है। अगेन इट मे वेरी फ्रॉम नेशन टू नेशन, तो मेरी कोई बात पकड़ ना ली जाए, इसलिए मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूँ, बट नहीं मैंने नहीं, सही है। मेजर केसेस में मैंने देखा है कि आईफोन का विजिटर बड़ा अच्छा। अब ये डाटा तो मुझे गूगल एनालिटिक्स से मिला कि जनाब ये विजिटर तो आईफोन का आया था, मगर मैंने ये देखना है कि आईफोन का विजिटर आया था, उसने आके मेरी वेबसाइट पे क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या किया, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी हीट मैप से, विजिटर रिकॉर्डिंग से, कि मेरा विजिटर आया, उसने क्या कौन कौन से पेज खोले, क्या क्या चीज की जी, पहले पेज पे मेरा कितना टाइम लगा है। अब गूगल एनालिटिक्स टोटल बता देंगे ना जी, एवरेज विजिटर ने 4 मिनट स्पेंड किए, मगर मुझे हीट मैप बता रहे कि जनाब 4 में से 2 मिनट तो उसने एक इस पेज पे स्पेंड किए, और 1 मिनट मेन पेज पे किया, आधा मिनट इस पेज पे किया, आधा मिनट इस पेज, तो मुझे पता चला जी 2 मिनट जिस पेज पे किया वो थी मेन जगह। तो ये सारी इनसाइट मुझे हीट मैप ने दी। सो अगेन टूल्स तो बहुत ज्यादा हैं जो यूज हो सकते हैं, बट मैं प्राइमरी तौर पे इन्हीं टूल्स के साथ काम करता हूँ, हीट मैपिंग, गूगल एनालिटिक्स कोई से कोई काम करता गूगल एनालिटिक्स का मुतबादिल भी शेयर करे ना। हूँ। स्टैट काउंटर मुझे बड़ा पसंद है। स्टैट काउंटर मैं वो इसलिए लाजमी यूज करता हूँ बिकॉज उसमें मेरे पास डायरेक्ट सोर्स आ रहा होता है जहां से विजिटर लैंड हुआ है, तो मैं उसको देखने के लिए मुझे बहुत पसंद है स्टैट काउंटर। हेलो। तो वो जो है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ गूगल एनालिटिक्स कैन बी यूज, वो हम उसको यूज कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के मुतबादल के तौर पे भी। ये अली भाई, सॉरी, आपको आवाज आ रही है अली कोई भाई? मसला। जी जी आ रही है। तो मैंने कहा सॉरी, आवाज कट गई थी। गूगल एनालिटिक्स के मुतबादिल के तौर पे क्या आपने? मैंने बताया था मुझे स्टैट काउंटर बहुत पसंद है। स्टैट काउंटर इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि उसमें डायरेक्ट सोर्स आ रहा होता है कि कहाँ से मेरा विजिटर लैंड हुआ है। स्टैट तो मुझे काउंटर। वो देखना बड़ा पसंद है कि मुझे अक्सर गूगल से क्वेरी आई है क्या है, तो मैं खुद वो क्वेरी वो सोर्स को क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने वो रिजल्ट खुल जाता है जहाँ से विजिटर आया, तो मुझे बड़ा उसका मजेदार वो चीज़ लगती है। तो मैं स्टैट काउंटर अक्सर अपनी स्टैट वेबसाइट पे यूज स्टैट करता हूँ। काउंटर। हाँ। ओके ओके। अच्छा, लास्टली मैं समराइज इसको करूंगा अली भाई, क्योंकि आपका गला खराब और बुखार भी था, अल्लाह पाक ने आपको माशाल्लाह फिर भी दी थी, आप हमारे साथ सेशन में थे, बहुत सारे लोगों ने सीखा सुना और उससे बहुत तबादला हासिल किया होगा। लास्टली जहां पर पेड कैंपेन्स हैं, इस पे सारी बात होगी अली भाई। लास्ट, जो एक ईमेल मार्केटिंग में आप किस सेगमेंट को, लिस्टिंग एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल है फॉर ई कॉमर्स, और ऑल्दो इन जो भी आपकी ब्लॉग भी हो, तो आपकी ईमेल लिस्टिंग जो है वो डेफिनेटली आपका एसेट है। तो ईमेल मार्केटिंग के रिगार्डिंग आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप कौन सा टूल बेटर है, और क्या उसमें हमें स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए आपके नजदीक ई कॉमर्स स्टोर? ई कॉमर्स स्टोर को तो अपनी लिस्ट बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट करनी चाहिए। उसके लिए उसको मेनली ऐसा करना चाहिए, कोई 15% या 20% डिस्काउंट कूपन देना चाहिए जो लोगों के लिए जो ईमेल लिस्ट पे सब्सक्राइब करें। कुछ ऐसा कन्विंसिंग होना चाहिए बिकॉज बाद में एक विजिटर लैंडिंग तो हो गई, मगर बाद में जो आपको उसका प्रोसीजर चलना है या बाद में जो आपने सेलिंग करनी है, उसमें जो मेजर टूल्स में से एक वन टूल इज ईमेल मार्केटिंग, जो आपने प्राइमरी तौर पे यूज़ करना है। दो टूल्स मुझे पसंद हैं, एक मेलचिम्प बहुत पसंद है और एक ओबर बहुत पसंद है, AWEBR। अच्छा और भी टूल्स हैं, कन्वर्ट किट बड़ा अच्छा टूल है जो लोग यूज़ करते हैं ईमेल मार्केटिंग में, बट मुझे ओबर और मेलचिम्प पसंद है। मेलचिम्प अच्छा है आइडियली उन लोगों के लिए जो टाइट ऑन बजट है, जब तक आपके 2000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते तब तक आप मेलचिम्प यूज़ करें। जब वो 2000 क्रॉस कर जाए तो फिर बेशक आप ओबर की तरफ शिफ्ट हो जाए। ओबर इज़ अ पेड टूल, मेलचिम्प इज़ अ फ्री टूल। दोनों टूल्स बहुत अच्छे हैं और ओबर बीइंग पेड इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल। और मैंने मेलजिम में भी चीज़ें देखी हैं कि टाइमिंग्स पे मेल करने पे क्या स्टैटिस्टिक्स मिलता है, मगर ओबर में इसके ज़्यादा अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं कि क्या क्या टाइमिंग्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कि ये फिर उसमें ओबर में ये भी सेटिंग है कि जनाब जो जो बंदा जिस टाइम पे मेल आपकी खोल तो उस टाइम पे जा रही है। फॉर इंस्टेंस मैंने तो अभी रात 10:30 बजे मेल भेज दी, मगर अगले बंदे को किसी को सुबह 9 बजे रिसीव होगी, किसी को दोपहर 1 बजे होगी, किसी को 4 बजे होगी। जो जो इनके प्रेफर्ड टाइमिंग्स हैं जब वो इनबॉक्स को खोलते हैं और उसमें स्टडी टाइम स्पेंड करते हैं तब जाती है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर इंस्टेंस मैंने रात को 4 बजे मेल भेजी है, 4 बजे पहुंची है, सुबह 10 बजे उसने खोला है, तो जनाब वो जितनी मेलें थी वो तो नीचे चली गई और वो मेल ही नीचे चली गई, उसने इतनी पढ़ी नहीं। तो राइट टाइमिंग पे मिल जाना, हर एक का राइट टाइम मिलाता होता है, कोई स्टैंडर्ड टाइम होता नहीं है सेट। इसी वजह से ये टूल्स इन चीज़ों पे स्टडी करते हैं और डिफाइन करते हैं कि इस बंदे का ये टाइम है, इसका ये टाइम है जिस पे उस पर सेल्स अच्छी मिलती हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए ऑफर इज अ वेरी गुड टूल। ठीक है अली भाई, बहुत जबरदस्त, आपकी रिकमेंडेशन आ गई थी कि कंसल्टेंट हतमी है।
लास्टली मैं, क्योंकि आखिरी 10 मिनट है, तो मैं ये चाह रहा था कि इसमें आप माशाल्लाह, आप मेरा 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 आज मौका मिला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपसे जैसे वो शॉपर से हलीम भी निकाल दे, ऐसे नॉलेज निकाल लूँ। आपकी हमेशा शफकत रही है। आप यू सो काइंड फॉर दैट। लास्ट टॉपिक जो है ना वो बड़ा ही अहम है। बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया हुआ था, मैंने प्रीवियस सेशन में मुझसे बात हुई तो मैंने कहा था अली भाई आ रहे हैं तो बताएं। कुछ सवाल उनके मैंने अभी किए, उनमें से एक लास्ट सवाल जो था वो सेल्स फनल के रिगार्डिंग था। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। ये सब चीजें बड़ी एलियन सी है कि हमारे नॉर्मल और इंटर बेसिक टू इंटरमीडिएट और इवन एक्सपर्ट लेवल पर भी बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं इस पे। लेकिन मैं सेल्स फनल के रिगार्डिंग आपके एक्सपीरियंस और कुछ सजेशंस के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा ई कॉमर्स स्टोर है एंड आई नीड सेल्स फनल। सेल्स फनल नंबर वन हर एक के लिए नहीं है। सेल्स फनल उनके लिए होता है जिनके अपनी प्रोडक्ट्स हों या जिनमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एक प्रोडक्ट में मुझे मिलता ही 10 रुपये है, 20 रुपये, 50 रुपये प्रॉफिट है, देयर इज नो नीड टू डू फनल मार्केटिंग इन दैट। एंड अनटिल अनलेस मुझे को 5,000 10,000 पर आइटम सोल्ड होने पे मिलता है तो फिर मैं उस पर खेलूंगा, मैं उस पर फनल भी डिजाइन करूंगा और मैं देखूंगा अभी। ठीक है, जहाँ पे हमने बात की कंज्यूमर साइकोलॉजी की, वहीं पे हमने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने हैं, लैंडिंग पेजेस की टेस्टिंग करनी है और देखना है कि लैंडिंग पेज ए वर्सेस लैंडिंग पेज बी कौन सा ज़्यादा अच्छा है। उसमें हमने डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्लेसमेंट्स भी यूज़ करके देखते हैं। जैसे बगैर स्क्रॉल की बगैर इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी का फॉर्म लेफ्ट पे लगा दी, किसी के पे राइट पे लगा दिया, किसी पे हमने कलर कॉम्बिनेशन रेड में चले गए, किसी में ग्रीन में चले गए, किसी में मिक्स में चले गए। मगर ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपकी अपनी प्रोडक्ट हो, क्योंकि ई कॉमर्स में तो आइडियली तौर पे आपकी अपनी प्रोडक्ट होती नहीं है। अब प्रोडक्ट दूसरी इतनी ज़्यादा है, कहाँ हर एक के लिए कहाँ फनल्स बनाएंगे, तो लिटरली पॉसिबल नहीं होता। तो अनटिल अनलेस आपने कोई शॉर्ट लिस्ट की हो, कोई 2-3 प्रोडक्ट जिन पे अच्छा कन्वर्जन हो, ये स्टार्टिंग में फनल की जरूरत ही नहीं है। भाई आपको फनल की जरूरत पड़ेगी 2 महीने बाद, जब आपको पता चलेगा ये मेरी प्रोडक्ट्स सेल्स अच्छी हो रही है और ये मेरी प्रोडक्ट है जिसमें मुझे कोई 10,000 का अच्छा प्रॉफिट होता है, फिर मैं उसके ऊपर फनल पे काम करूंगा। उससे पहले फनल पे काम करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपकी अपनी कोई आइटम हो, अपनी कोई प्रोडक्ट हो जो आप प्रमोट कर रहे हो, उसके लिए ठीक है आप फनल्स यूज करें। फिर फनल्स में डिफरेंट है ना, थॉट्स हैं कि आप किसके साथ जाते हैं। मैं कईयों में लोगो ऊपर रखता हूँ, फॉर्म बिल्कुल साथ बिल्कुल ऊपर राइट साइड पे रखता हूँ, किसी मैंने लेफ्ट साइड पे रख के देखे। सिर्फ ये चीजें टेस्टिंग के लिए कि जनाब कौन सा लैंडिंग पेज ए बी कौन सा अच्छा लगा। किसी में मैंने यूज किया सबमिट फॉर्म, किसी में मैंने कहा है एक्सेस सेट। बाजू का वर्डिंग्स ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं और उसी से सेल्स बदल जाती हैं। हमें पता ही नहीं होता कि यार वर्डिंग्स भी इतना बड़ा गेम खेल सकती थी, तो वर्डिंग्स भी बड़ा अच्छा। तो इस सारे डाटा में फनल्स के साथ आता है। बट ये फनल्स उनके लिए जिनकी अपनी प्रोडक्ट्स हो। मैं ई कॉमर्स में आइडियली तौर पर जल्दी तौर पर रिकमेंड नहीं करूंगा लोग फनल्स यूज करें। ट्रू ट्रू। लास्टली ये कॉपी राइटिंग के लिए कोई टिप दे दें कि ये बहुत ज्यादा सेल्स पिच और ये सारा प्रोफेशनली है, लोग डेफिनेटली इसके लिए कंटेंट राइटर और ये चीजें हायर होते हैं, लेकिन हाउ कुड बी ए सिंगल पर्सन अगर वो हैंडल कर रहा है तो वो कॉपी राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता देखिए है हमने तो फॉर सेल्स एड्स। पेज राइटिंग पे हमने तो सेल्स पेज राइटिंग के बड़े महंगे बंदे रखे हैं। पाकिस्तान में तो ट्रेंड ही कोई नहीं है। यहाँ पे बात करना यहाँ पे सही कह बात रहे करना हैं। चाह रहा है। यहाँ पे अभी लोगों को मैच्योर होने में टाइम लगेगा। कोई 100 में से एक बंदा मुश्किल से यूज करता है अच्छा कॉपी राइटर। ये वही कॉपी राइटर है जो आपकी फाइबर की ना चलती हुई गिग को बिकवा सकता है। ये वही कॉपी राइटर है जो अगर आपकी A1 सर्विस हो मगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बुरी हो तो अच्छी वाली सर्विस का बेड़ा गर्क कर सकता है। तो कॉपी राइटर का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। मगर पाकिस्तान में लोग इसको अभी इतना सीरियसली नहीं लेते और उसके साथ अगेन वही वो बार्गेनिंग स्किल्स यूज करते हैं और रेट कम करवाते हैं। उन बेचारों के साथ तो बेड़ा गर्क करते थे पाकिस्तान में। तो इसकी पाकिस्तानी लोग नहीं इतना अवेयर हैं, बट बाहर इसका ट्रेंड है, मार्केट है। बट कॉपी राइटिंग में पाकिस्तान में तो मैंने देखा ई कॉमर्स स्टोर में तो मिल लोगों ने कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है। वो कि एक ही बंदे की उठा के वही चीजें स्पेक्स को कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, अपना कंटेंट तो देते नहीं है। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो बजाय अपने लिस्ट स्टोर्स की क्वांटिटी भरने पे अगर आप क्वालिटी में जाएँ तो फिर कॉपी राइटर का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है और अच्छा सेल जनरेट कर सकता है। क्योंकि यूज़र का जो इम्पैक्ट है बाइंग का वो कॉपी राइटर ने ही डेवलप करना होता है। किसी डिस्क्रिप्शन से कि जो उसका माइंड बनाने चीज़ को बाइंग करने की तरफ तो वो सारा कॉपी राइटर का ही काम होता है। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपने जो पेड एडवर्टाइज़र ले से ट्रैफिक मंगवानी है वो भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, विजिटर का यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उसी स्ट्रैटेजी का जिसमें एनालाइजिंग है उसी का एक हिस्सा का नाम है कॉपी राइटर हायर करके प्रोफेशनल यूसेज ऑफ वर्ड। जैसे आप अपनी बात में बड़े अच्छे चुनाव का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और आपकी बात बड़ी अच्छी हो जाती है तो आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसी वो जो वजन है वो आपकी बात में इन्हीं चीज़ों से आता है। तो इसी तरह
कॉपी राइटर का भी काम है कि आपकी प्रोडक्ट में वो आपकी जो है प्रेजेंटेशन में जान डाल दे और वजन डाल दे, ताकि लोग जल्दी कन्विंस होकर ले सके। ठीक है, बिल्कुल। ये वो एक बड़ा जबरदस्त कोट है कि वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। ये अल्फाज जो ना आपकी दुनिया बदल देते। डेफिनेटली कोई हमने मैं बीइंग ए हम्बल स्टूडेंट ये समझता हूँ कि हमारी जितनी बिजनेस कम्युनिटी या जो लोग बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम भी कर रहे हैं, इस चीज में बहुत एम्फेसिस करें कि दैट इज नॉट अ वन मैन शो। आपको जब अपना पूरी डिजिटल मार्केटिंग कंपेन करनी, वहाँ पे गुड डेवलपर आपके साथ होना चाहिए, एज वेल एज कॉपी राइटर एंड कंटेंट राइटर भी। मैंने खुद देखा जाती तौर पे, आप सही कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल उसको लाइटली लेते हैं, हालांकि दैट इज अ रियली मेजर पार्ट जो कि चेंज कर सकता है और ऑप्टिमाइजेशन का भी कर सकता है। और ये कुछ सवाल थे, 2 सवाल वो देखे तो एंड करते हैं। एक बच्चे ने पूछा था सलाम कैन यू। अनफॉर्चुनेटली सोहेल भाई, एक तो 10:30 क्रॉस हो गए, चले मुझे जाने चले डॉक्टर पे, तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट, तो चले चले मुझे आपके अपॉइंटमेंट है। थैंक यू अली भाई, रियली सो काइंड ऑफ यू भाई। आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, चलो फारग वक्त में मैं कुछ जवाब मिले अपने तौर पे, और अली भाई से लेके जरूर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अली भाई, देयर इज सो नाइस ऑफ यू। मैं ग्रेटिट्यूड का कायल हूँ आपका। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने इस मसरूफ वक्त से वक्त निकाला, आपने डॉक्टर पे भी जाना था। सो काइंड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे लोगों को ये वैल्यू ऐड करेगा। प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, जो जो लोग समझते हैं कि उनको वैल्यू ऐड हुई है, क्योंकि हमारा मकसद इस प्रोग्राम को करने का सिर्फ ये है कि किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाए। वैल्यू एडिशन के लिए आए हैं, ये इनकी खैरात और ज़कात ही होती है। तो मैं पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अली भाई, आपके वक्त का, आपके इल्म का। अल्लाह इसमें आपके इल्म में और जान माल में जो बरकत दे, आपको हर तरह की बीमारी से शिफा याब रखे। सो काइंड ऑफ यू गिविंग मी योर टाइम। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन के लिए आपसे फिर वक्त लूंगा जब आपकी फरागत होगी इंशाल्लाह, और कोशिश करूंगा कि पैनल जो 13-14 को सबमिट हो रही है, 11-12-13, उसमें भी आपको आपका वक्त ले सके। बहुत शुक्रिया। आप प्लीज अपना कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सब लोगों का, बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। आप इस प्रोग्राम को जो लोग बाद में देख रहे हैं उसको जरूर कम से कम 2 दफा जरूर देखिएगा। अली भाई ने इसमें बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजीज शेयर की हैं, और जरूर अगर आपको लगे कि ये कीमती बातें हैं, तो इसको जरूर अपने टाइमलाइन पे शेयर करें एक दफा। इससे बहुत आपके अलावा और बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएगा। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। तो इलियास चौधरी को लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।